प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को आज वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पैकेज को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का कर्जा बिना गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख एमएसएमई यूनिट को फायदा मिलेगा। संकट में फंसे हुए 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। ये भी लोन है, कर्ज है, पहला भी लोन है। एमएसएमई के लिए ई मार्केट लिंकेजेस पर जोर दिया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए, ये पहली दफे अनाउंस किया, फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। पहले वाले कर्जे हैं, ये इन्फ्यूजन है, ये सरकार की तरफ से आएगा। टैक्स पेयर का पैसा है जो 50,000 करोड़। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर छोटे उद्योग का दर्जा मिलेगा। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद छोटे उद्योग का दर्जा खत्म नहीं होगा। सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं रहेगा। संकट में फंसे छोटे उद्योग के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। 15,000 से कम वेतन वालों का ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है सरकार देगी, और कंपनियां जो हैं अब 12% के बजाय 10% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करेंगी। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। इसमें रेलवे, सड़क, हाईवे पर काम करी कंपनियों को राहत देने की बात की गई है। इनकम टैक्स भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, आप अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। मेरा सवाल ये है कि ये जो आज जानकारी दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कल रात को पैकेज अनाउंस हुआ था, जितनी भी जानकारी दी गई है, इस जानकारी का एक ऑडिट हमारे सामने रखिए। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? इसके मानी क्या है? देखिए, इसमें जो है पहली बात वो ये है कि कोई पैकेज जो है सरकार की तरफ से सब्सटैंशियल कुछ नहीं आया है। ये कहा गया कि हम एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और बैंक जो हैं वो लोन दें उन्हें, चाहे एनबीएफसी के माध्यम से, चाहे सीधे, और अगर उसमें कहीं कोई समस्या आएगी तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से ही जो है एक प्रोविजन खड़ा किया गया है। इसमें इसको अगर हम कड़ी और सख्त परिभाषा के तहत हम इसको देखें तो इसको सरकारी पैकेज कहना, जो स्टिमुलस पैकेज होता है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये कल के भाषण के बाद भी कई लोगों ने कहा ये 20 लाख अगर हम इसमें से जो रिजर्व बैंक के थ्रू होता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, अगर उन सबको ले लें, जो पिछला पैकेज 1.7 लाख करोड़ का जो दिया गया था, अगर उसको हटा लें तो मिला जुला के वो वैसे भी आधा हो जाता है। तो उस आधे में भी ऐसा नहीं है कि आज जो है हम कहें कि सरकार ने कुछ बहुत खास एक पैकेज और स्टिमुलस के तौर पे किया है। अगर हम स्ट्रिक्टली उस परिभाषा को देखें तो मिला जुला के जो एक फिस्कल जो स्टिमुलेशन होना चाहिए वो नहीं है, एक मॉनिटरी स्टिमुलेशन है ये सेंट्रल बैंक के माध्यम से बाय एंड लार्ज। तो ये पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है एमएसएमई के संदर्भ में, और बाकी और भी जो बहुत सारी चीजें कही गई वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सरकार अगर मान लीजिए उस पर कहती है ठीक है आप लोन दीजिए, उसका 4% जो है वो हम आपको दे देंगे, तो वो पैकेज का हिस्सा होता, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। तो बस ये कहा गया कि एक इनेबलिंग जो है प्रोविजन हम बना रहे हैं। तो लेने का वही जो मैं, तो ये पहली महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है उसका अगर हम ये करें, और बाकी ठीक है। आज तो जैसा आपने कहा कि मैं आ रहा जी, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं। हकीकत यही है कि जो हमने पहले कहा कि एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है, एक माहौल ऐसा बना रहे हैं जिसमें खुद वो अपने पांव पर खड़े हो सके और कर्जे ले सके। कर्जों की गारंटी सरकार लेगी। ये कर्जे लेने का एक जो व्यवस्था थी उसका माहौल बना रहे हैं। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, अपनी तरफ से पैसा देकर
ये वो माहौल अभी सिर्फ 50,000 करोड़ का आया है एमएसएमईज को। प्रोफेसर प्रवीण साहब, मुझे उम्मीद है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान जीडीपी के 10% के बराबर है, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज पूरी तरह से नया पैकेज नहीं है। कई टुकड़ों में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, जैसे प्रोफेसर झा बता रहे थे। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर और रेपो रेट में कटौती समेत कई फैसले लिए। पहले टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी टीएलटीआरओ के तहत सिस्टम में करीब 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आने की बात कही गई। 17 अप्रैल को आरबीआई के गवर्नर ने टीएलटीआरओ 2 के तहत एनबीएफसी और एमएफआई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी इनको भी 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो कर्ज का लक्ष्य है, करंट फाइनेंशियल ईयर, जो लोन का लक्ष्य है वो 7.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। वही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को सुझाव दिया था कि पैसों का इंतजाम करने के लिए 4 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चे को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल प्रोत्साहन पैकेज के लिए हो सकता है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या है उसकी डिटेल्स भी लोगों के सामने आएंगी। प्रोफेसर झा, मैं जानना चाहता हूं कि जो आम बजट पेश हुआ था फरवरी में, उसके कुल खर्च था 30,42,000 करोड़ रुपए। मेरा आपसे सवाल है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान क्या बजट की घोषणा से अलग है, और अगर है तो सरकार अपने पैसों का इंतजाम कहां से कर सकती है? देखिए, एक तो ये है कि इसमें इतनी सारी चीजों को मिला रही है। बेसिकली हुआ ये है कि पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कोलैप्स कर दिया गया। तो ये एक नई परिभाषा ही उन्होंने रही थी। तो ये जो बैंकिंग चैनल के माध्यम जो सारा हो रहा है, ये उस 30 लाख करोड़ का हिस्सा है ही नहीं। ये जो 20 लाख की जो बात कही जा रही है उसको मिला लेते हैं। ये तो एलिमेंट्री जो एरर कहेंगे, नेशनल एरर कहेंगे, लेकिन शासन तंत्र है, कुछ भी कर लेता है और अपनी भाषा कर लेता है। तो ये मानना है कि वो गलत जी। फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे अब तो 20 लाख करोड़ जो है वो 3 लाख करोड़ है कि 4 लाख करोड़ है, वो हम नहीं जानते हैं। अभी भी उस पर स्पष्टता नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसका क्वांटम क्या होगा। 20 लाख करोड़ कहीं से नहीं होगा, 3 से 5 लाख करोड़ के आसपास का होगा। वो भी बहुत मुश्किल इसलिए होगा कि इनकी जो रिसोर्स सिचुएशन है इस वित्तीय वर्ष में बहुत ही खराब रहेगी। जब मार्केट बोरोविंग जैसे 4.2 लाख करोड़ आ चुकी है एडिशनल, लेकिन वो एस्टिमेटेड रिसोर्स जनरेशन था, उसमें मेरा असेसमेंट है कि 25 से 50% की कटौती होगी। अगर वो होता है तो ये 4.2 लाख। जी प्रवीण, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं। जी, मैं आप पर वापस आऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। ये यूं कहें कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया, 4 घंटे के नोटिस पर सब कुछ आर्थिक गतिविधि बंद कर दी गई, उससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तीसरा झटका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। अमेरिकी रेटिंग कंपनी फिच के मुताबिक भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है 2020-2021 में जीडीपी के 6.2% तक जा सकता है। वहीं मोदी सरकार ने इस घाटे के 3.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब यह तय है कि सरकार अपने 3.5 जो फीसदी का लक्ष्य है उसे चूकेगी। फिच रेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर टॉमस रूकमाकर के मुताबिक आर्थिक विकास दर में कमी के कारण भारत का डेट टू जीडीपी रेशो मौजूदा 70% से 76% बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने देश में जीडीपी विकास की दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी साल 2020-2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है।
मूडीज के मुताबिक 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर गिरकर 2.5% रह सकती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव के मुताबिक चालू जो फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा है, इसमें केंद्र और राज्यों का संयुक्त जो जॉइंट है इकट्ठा फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है 14% के स्तर पर पहुंच सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह प्रोफेसर झा, नोटबंदी जीएसटी की जटिलता से पहले ही काफी नुकसान पहुंचा है अर्थव्यवस्था को। ऐसे में कोरोना संकट में कमाई और खर्चे का संतुलन कैसे बनेगा और ये जो राजकोषीय घाटा है जो इसको कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, राजकोषीय घाटा जो है वो कहीं से कम होने की संभावना नहीं है। सीएजी का एक रिपोर्ट जो पिछले वर्ष को लेके भी जो था उसमें यह बताया गया कि असल में हमारा राजकोषीय घाटा जो सरकार बता रही है उससे वैसे ही ज्यादा है, तकरीबन 2% उससे ज्यादा है। और अगर अभी जो मार्केट बोरोविंग की बात हुई है इसमें वो फिर से तकरीबन 2% और बढ़ने की संभावना है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो 6 की बजाय वो 7, 7.5 जो है वो अगर हम मान के चलें उससे कम होने की कोई संभावना तो मुझे तो नहीं दिखाई देती है राजकोषीय घाटे की। दूसरी बात यह है कि वर्तमान जो हमारी स्थिति है इसमें क्या हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम मार्केट बोरोविंग के अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं? विदेश से कोई खास मदद मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हमारे खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो सिमट रहे हैं और कोई चारा फिर नहीं होता है कि हम अपने खर्चे को और बढ़ाएं और ये आशा करें कि उससे अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, और अगर पटरी पे आती है तो फिर जो है राजकोषीय घाटा थोड़ा कम हो जाएगा। यही एक संभावना जो है हम सोच के चल सकते हैं और कोई चारा नहीं, तो खर्चे करने ही होंगे।